गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोता महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रेशम है। रेशम के बारे में हमने उसके उत्पादन के बारे में जाना और उसकी भौतिक विशेषताएं हम कर रहे थे। उसमें से कुछ भौतिक विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं। आगे की भौतिक विशेषताएं हम करते हैं। भौतिक विशेषताओं में आज जो हम करेंगे वो आ जाएगा हमारा प्रत्यास्था आ जाएगा। प्रत्यास्था प्रत्यास्था है, प्रतिस्कंदता है, प्रत्यास्था प्रतिस्कंदता ये आ जाएगा। प्रत्यास्था रेशम के रेशों में प्रत्यास्था है वो बहुत अधिक होती है, परंतु ऊनी रेशों से कम पाई जाती है। वैसे तो ज़्यादा होती है, परंतु ऊनी जो रेशे हैं उनसे इनकी जो प्रत्यास्था है वो कम मिलती है। यह अपनी मौलिक लंबाई से थोड़ा खिंच जाने के पश्चात पुनः अपनी जो इसकी मूल लंबाई होती है उसको प्राप्त कर लेती है, परंतु लगातार खींचे जाने के पश्चात ये फैल जाते हैं, वह पूर्ण लंबाई को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये जो रेशम के रेशे होते हैं इनको आवश्यकता से अधिक खींच यानी इनको ज़्यादा खींच दिया जाए तो ये क्या है, अपनी लंबाई को प्राप्त नहीं कर पाते, यानी अपनी जो पुरु की शेप होती है, आकार होता है, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शुद्ध रेशम में प्रत्यास्था का गुण वजनी रेशम से ज़्यादा होता है। प्योर जो रेशम है उसमें जो हमने वेइंग सिल्क होता है जिसमें हम वजनीकरण करते हैं, वजन बढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम क्या कर देते हैं, वजन बढ़ाने से उसके ऊपर धातु का लेप किया जाता है जिससे उसकी प्रत्यास्था है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम प्रतिस्कंदता की। सभी प्राकृतिक रेशों से रेशम के रेशों में प्रत्यास्था का गुण दूसरे नंबर पर है। प्रथम स्थान पर जो आता है वो है ऊन का स्थान है। रेशों को कुचलने अथवा क्रश हो जाने के पश्चात ये पुनः अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इनमें रिंकल रिकवरी धीमी गति व देर से होती है, यानी इनके अंदर रिंकल्स आ जाती है, क्रीज आ जाती है, तो उनको निकालने में थोड़ा सा समय लग जाता है, वो धीरे धीरे चुनटे जाती हैं। रेशम के रेशों को मुट्ठी में दबाकर छोड़ देने के पश्चात इसके गुण को सहज ही परखा जा सकता है, यानी इसको मुट्ठी में दबाकर छोड़ देते हैं तो इसका पता नहीं चलता कि ये इसको हमने दबाया भी था। अब सिकन प्रतिरोधकता की बात करते हैं कि सिकन प्रतिरोधकता का गुण रेशम में कितना होता है। सिकन प्रतिरोधकता प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्था के विलक्षण गुण के कारण रेशमी वस्त्रों में जो रेशमी वस्त्र होते हैं उन पर सलवटें वो शीघ्रता से नहीं पड़ती हैं। क्रश हो जाने के पश्चात ये ज्यों के त्यों बन जाते हैं, वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। शुद्ध रेशमी जो वस्त्र है उनमें सिकन प्रतिरोधकता का गुण पाया जाता है और वजनीकृत जो रेशम होता है में उन रेशों में यह गुण कम हो जाता है, क्योंकि रेशे पर धातु चिपकी होती है जिससे ये जल्दी क्रश हो जाते हैं और स्त्री में से इनकी सिकन दूर हो जाती है। सिकुड़ने की बात करते हैं कि वस्त्र लंबे समय तक अगर इनको सीधे रखे होने के कारण रेशमी वस्त्र कम सिकुड़ते हैं। गीली अवस्था में इनकी सिकुड़न को आसानी से देखा जा सकता है। इस्त्री करने से यानी प्रेस करने से इनका जो गुण होता है, ये दोष जो होता है सिकुड़ने का वो दूर हो जाता है। आर्द्रता प्रतिधारण एवं अवशोषकता की बात करते हैं कि इनकी अब्जॉर्बेंसी कैसी होती है, पानी को सोखने की क्षमता कैसी होती है। रेशमी वस्त्रों में लगभग 10% तक नमी अवशोषित करने की क्षमता होती है। 10% तक ये नमी अवशोषित कर लेते हैं,
परंतु ये शीघ्रता से नमी को विमुक्त नहीं करते हैं। कुछ मात्रा में इनमें नमी छिपी रहती है जिन्हें स्पर्श द्वारा अथवा देखकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे पहनना आरामदायक होता है। घर्षण और रगड़ का प्रभाव। रेशमी वस्त्रों पर रगड़ एवं घर्षण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इनकी सफाई और धुलाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनकी सतह चिकनी होती है जो रगड़ने के कारण रगड़ने से कड़ी और खुरदरी हो जाती है, इसलिए धोते समय इनको हाथों से दबा दबा कर धोया जाता है, ना कि इनको ऐंठन दे देकर धोया जाता है। धुलाई करते समय अतिरिक्त सावधानी की सतर्कता की आवश्यकता होती है, यानी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता इनको होती है। सूखे ताप का प्रभाव इसके ऊपर। रेशमी रेशे अत्यंत कोमल एवं नाजुक होते हैं, इनमें ताप सहने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है और ऊन से भी कम होती है, इनमें ताप सहने की जो क्षमता होती है। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर इसके रेशे नष्ट होने लगते हैं। अत्यधिक गर्म स्त्री से इनका रंग कलर है वो खराब हो जाता है, रेशे निर्बल व कमजोर हो जाते हैं, सफ़ेद वस्त्र पीले हो जाते हैं। रेशमी वस्त्रों पर इस्त्री करने से पूर्व हल्का पतला कपड़ा डालकर तब इस्त्री की जानी चाहिए। हल्की गर्म इस्त्री करना उत्तम रहता है, इसीलिए इनको आराम से हल्की हल्की प्रेस से किया जाता है या फिर इनके ऊपर कपड़ा डालकर इनको प्रेस किया जाता है। अब धूप एवं प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर। रेशमी वस्त्रों पर धूप और प्रकाश की बात करते हैं कि धूप और प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। रेशमी वस्त्रों पर धूप और प्रकाश का हानिकारक और बुरा प्रभाव पड़ता है। इनका रंग खराब हो जाता है, कभी कभी ये बदरंग भी हो जाते हैं, भद्दे से दिखाई देने लग जाते हैं। और लगातार अगर इनको धूप में रखा जाता है तो इनके जो रेशे होते हैं लगातार धूप के संपर्क में आने से खराब हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं। अतः धुलाई के पश्चात इनको छाया में सुखाना चाहिए और अगर बाय चांस धूप आती है तो उसके ऊपर हल्का कपड़ा डाल देना चाहिए। रेशमी वस्त्रों को नरम एवं मृदु व न्यूट्रल यानी उदास प्रकृति के जो साबुन छाती प्रोडक्ट होते हैं उनका, साबुन या शोधक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे इनकी रचना, आकार व आकृति नहीं बिगड़ती है, रेशों में बिखराव भी नहीं आता है। अगर इनको क्षारीय पदार्थों से धोया जाता है तो ये बिगड़ जाते हैं और रेशे कमजोर हो जाते हैं। मोस्टली इसको क्या है, रेशमी जो वस्त्र होते हैं इनको ड्राई क्लीन करवाना उपयुक्त रहता है, अदरवाइज ये साबुन और जो सरफ होता है इनसे भी खराब हो जाते हैं। दाग वगैरह, दाग धब्बे उतारने के लिए इनको हल्का गर्म पानी में इनको धोना चाहिए। हल्के गुनगुना जो पानी होता है उससे इनके दाग धब्बे आराम से दूर किए जा सकते हैं। फफूंदी और कीड़े का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो रेशमी जो वस्त्र होते हैं इनमें फफूंदी नहीं लगती है, परंतु लंबे समय तक अगर इनको नमी युक्त स्थान पर रख दिया जाता है या वस्त्र के अंदर नमी रह जाती है तो फफूंदी आक्रमण कर सकते हैं। रेशमी वस्त्रों पर कीड़ों का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु मिश्रित रेशों से अगर बनाया गया है, अगर रेशम के अंदर और कोई रेशे मिला दिए जाते हैं तो हाँ उनसे क्या कीड़े इनको खराब कर सकते हैं। इसीलिए इनको अच्छी प्रकार से नमी रहित कर और नमी रहित स्थान पर इनको रखा जाता है और इनमें सूखे नीम की पत्तियां, नेफ्थलीन की गोलियां आदि लगा देनी चाहिए ताकि इनके फफूंदी वगैरह ना लगे। ताप एवं विद्युत संवाहकता। रेशम का रेशा प्रोटीन का बना होता है, इस कारण ये ताप के कुसंवाहक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ
हीट होते हैं, अतः सर्दी के मौसम हेतु उपयुक्त वस्त्र है। इन्हें गर्मी में भी पहना जा सकता है क्योंकि वस्त्र की कोमलता, सतह की चिकनाहट व मुलायमियत से ये आराम का अनुभव देते हैं और शुद्ध रेशमी वस्त्र गुण से ये परिपूर्ण होते हैं। रेशमी वस्त्रों में विद्युत संवाहकता का अत्यल्प गुण होता है, इसलिए कभी कभी सूखे वातावरण में इनसे स्टैटिक चार्ज जो है, स्थैतिक विद्युत प्रभार है वो पैदा हो जाता है यानी बन जाता है, इसलिए इनको ध्यान से रखना पड़ता है। ये हमारी थी भौतिक विशेषताएं। अब रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं। रासायनिक विशेषताओं के अंदर अम्ल का प्रभाव आ जाता है। सबसे पहले तीव्र शक्तिशाली जो अम्ल होते हैं उनसे ये खराब हो जाते हैं, इनका बुरा प्रभाव पड़ता है और इनके संपर्क में आकर रेशमी वस्त्र है वो उनका रंग, आकार और इनके रेशे भी कमजोर हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव, सांद्र एवं शक्तिशाली क्षार के घोल रेशम के रेशों को नष्ट कर डालते हैं, अतः रेशमी वस्त्रों को कड़े साबुन अथवा शोधक पदार्थों से नहीं धोना चाहिए। मृदु, नरम व उदासीन प्रकृति के जो धुलाई के लिए उपयुक्त जो साधन होते हैं उनसे इनकी सफाई की जानी चाहिए। रंगों का प्रभाव, रेशमी रेशों को रंगों के प्रति गहरा सादृश्य है होता है, इसलिए इन्हें अम्लीय, बेसिक और डायरेक्ट और अन्य सभी प्रकार के रंगों से इनको आसानी से रंगा जा सकता है। और रंग जो होते हैं वो आसानी से तो रंगे जाते हैं, साथ ही साथ रंग पक्के भी होते हैं। सभी रंग रेशमी वस्त्र पर एक समान सुंदर चढ़ते हैं। रंगों के बाद में विरंजक की बात करते हैं। अगर इनके ऊपर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए या ब्लीचिंग का प्रयोग करना पड़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? सिल्क के रेशों पर तीव्र विरंजक जैसे कि क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, अतः इन पर हल्के एवं मृदु विरंजक का प्रयोग करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड का प्रयोग है वो उत्तम रहता है। पसीने का प्रभाव, रेशमी वस्त्रों पर पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। पसीने वाले स्थानों पर रेशे कमजोर हो जाते हैं, वहाँ का रंग फीका व बदरंग हो जाता है, अतः प्रयोग के पश्चात पसीने को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए, तभी ये ठीक प्रकार से रहेंगे, अदरवाइज ये पसीने के संपर्क से खराब हो जाते हैं। अब ये थी हमारी भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। अब सिल्क के कुछ प्रकार हैं उनके बारे में जानते हैं। सिल्क मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सिल्क के प्रकार, सिल्क रेशम को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है उत्पादित रेशम, एक इसमें उत्पादित रेशम होता है और दूसरा जो रेशम होता है वो है स्वनिर्मित रेशम। स्वनिर्मित रेशम, उत्पादित रेशम कौन सा होता है और स्वनिर्मित रेशम कौन सा होता है, इसे दो भागों में इसे रेशम को बांटा गया है। उत्पादित रेशम वह होता है जो शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम किस प्रकार से शहतूत के पेड़ पर कीड़ों को, पत्ते खाकर कीड़ों को उनको पाला जाता है, सेरीकल्चर किया जाता है, तो इस प्रकार से जो उनका उत्पादन करते हैं वो उत्पादित रेशम कहलाता है। इस प्रकार के जो रेशम में है इन्हें व्यावसायिक स्तर पर अच्छी देख रेख, सुनियोजित ढंग से कड़े निरीक्षण में कोकुनों से रेशम की प्राप्ति की जाती है, उनको अच्छा खाना पीना दिया जाता है, उनकी अच्छी केयर की जाती है, तो जो इस प्रकार से जो रेशम प्राप्त होता है वो उत्पादित रेशम कहलाता है। उत्पादित रेशम अत्यंत कोमल, चिकने, चमकदार, आकर्षक, महीन, सौंदर्यमय व बारीक होते हैं। ये उज्ज्वल या क्रीम रंगों से अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण होते हैं। जो उत्पादित रेशम है इसे दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार हैं इसके, एक लपेटा हुआ रेशम और दूसरा कता हुआ रेशम।
लपेटा हुआ रेशम और दूसरा है इसके अंदर कटा हुआ रेशम। कटा हुआ रेशम, ये दो प्रकार के रेशम होते हैं। लपेटा हुआ रेशम लंबे रेशों से मिलता है जिन्हें फिलामेंट होते हैं। लपेटे हुए रेशम से यानी फिलामेंट फाइबर होते हैं, लंबे रेशे होते हैं इसके जो रेशे होते हैं लपेटे हुए रेशम को, और इसे इनकी जो लंबाई है वो 300 से 1800 मीटर तक होती है। इनसे अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मनोहारी वस्त्र बनकर तैयार होते हैं। और ये जो रेशे होते हैं वो 3 से 8 कोकूनों के रेशों का एक साथ मिलाकर मशीन से लपेटकर लच्छियाँ बनाई जाती है। इनमें ऐंठन बहुत कम होती है, इसलिए इनसे चिकने, मुलायम, चमकदार और हल्के वस्त्र बनते हैं। कटा हुआ जो रेशम होता है इनसे स्टेपल फाइबर से बनता है। ये स्टेपल मीन्स छोटे जो रेशे होते हैं। स्टेपल छोटे या कटे हुए रेशम को व्यर्थ रेशम भी कहते हैं, वेस्ट फाइबर सिल्क भी कहते हैं। ये छोटे मोटे टूटे फूटे जो व्यर्थ रेशे बच जाते हैं उनसे कटा हुआ रेशम बनाया जाता है। जब कीड़े कोकूनों को फाड़कर बाहर निकलते हैं तो इन कोकूनों से प्राप्त रेशम के जो रेशे होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में इनको प्राप्त होते हैं। अतः इन्हें कपास के रेशों की भांति कताई करके धागे का निर्माण किया जाता है। इनमें अत्यधिक ऐंठन भी होती है और अत्यधिक ऐंठन के कारण इनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो थोड़े से खुरदरे होते हैं, रुक्ष होते हैं, परंतु इनमें तनाव सहने की क्षमता है वो भी कम होती है। इसीलिए कटे हुए रेशम से बने वस्त्र सूती वस्त्रों के जैसे दिखाई देते हैं। कटे रेशम में निम्न कोटि के वस्त्र बनकर तैयार होते हैं। स्वनिर्मित रेशम या इसे क्या कहते हैं, जंगली रेशम भी कहा जाता है या जंगली रेशम। स्वनिर्मित या जंगली रेशम, स्वनिर्मित रेशम को जंगली रेशम भी कहा जाता है क्योंकि इनके कीड़ों को व्यावसायिक स्तर पर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पाला जाता है, बल्कि इनके कीड़े हैं वो जंगलों में ओक, बबूल, अरंडी आदि के पेड़ों पर ये होते हैं और इनकी पत्तियों को खाकर ये जिंदा रहते हैं। कीड़े हैं वो भूरी लार का स्त्रावण करते हैं। ये इनसे जो जंगली जो कीड़े होते हैं वो भूरी लार को निकालते हैं, इसीलिए रेशे जो होंगे वो भी भूरे ही प्राप्त होते हैं। इनसे प्राप्त रेशे थोड़े कड़े होते हैं, मोटे व चिकने होते हैं और अनियमित आकार के भी होते हैं। चमक कम होते हुए भी इनकी मजबूती अधिक होती है, इसीलिए इनसे टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं। इनका मूल्य भी उत्पादित रेशम से कम होता है। उत्पादित जो स्वनिर्मित रेशम है इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके है एक मूंगा सिल्क, है, एक एरी सिल्क है और एक है इसमें टसर सिल्क है। मूंगा, एरी और टसर ये 3 प्रकार के रेशे हैं वो इनसे प्राप्त किए जाते हैं। मूंगा जो रेशम है वो कीड़े हैं, इसके जो मूंगा रेशम जहाँ से प्राप्त होता है इसके कीड़े ओक के पेड़ पर पाए जाते हैं, ओक की पत्तियां खाते हैं। ओक की पत्तियों में टैनिन नामक पदार्थ होता है। इनका आहार भी निम्न कोटि का ही होता है, जिसका प्रभाव रेशम के किस्म पर पड़ता है। कीड़े के मुख छिद्रों से भूरे रंग का लार निकलता है, जो सूख कर इनका जो लार सूख जाती है तो रेशम के जो रेशे होते हैं इनका रंग भी भूरा होता है। परंतु आसाम से प्राप्त जो मूंगा रेशम है वह कोमल व सुंदर होता है और इनसे चमकदार, मूल्यवान, मुलायम, बारीक, सूक्ष्म और सुंदर टिकाऊ वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग है वो वस्त्र
उपयोग है वो कढ़ाई के लिए किया जाता है। मूंगा जो रेशम होता है इसका प्रयोग, जो इसके धागे होते हैं उसको एम्ब्रॉयडरी करने के लिए प्रयोग में लाए जाता है। टसर रेशम, अब एरी की बात करते हैं कि एरी रेशम कहाँ से प्राप्त होती है। एरी रेशम के जो रेशम जहाँ से प्राप्त होती है, इसके कीड़े अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़ों से इनकी प्राप्ति होती है, जिसे एरी रेशम कहा जाता है। ये बंगाल व आसाम में अधिक मात्रा में होते हैं। इसके रेशे अत्यंत कोमल, बारीक, मुलायम, सूक्ष्म और चमकदार होते हैं। अतः इनसे जो कलर प्राप्त होता है, इनसे जो रेशम प्राप्त होता है वो येलो कलर का होता है। अत्यंत महीन होने से इसके रेशों को सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाया जाता है। एरी रेशम के बाद टसर रेशम की बात करते हैं कि टसर रेशम के जो कीड़े हैं, इसके कीड़े हैं वो ओक व बबूल के पेड़ दोनों पर पाए जाते हैं। ओक की पत्तियां खाने से रेशों का रंग भूरा होता है और रेशे में टैनिन पाया जाता है, इसलिए ये रेशे, इस कारण से रेशे कठोर और सख्त हो जाते हैं। भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में यह अधिक पाया जाता है। टसर सिल्क है वो इंडिया में बिहार के भागलपुर में अधिक पाया जाता है। टसर सिल्क भागलपुर में अधिक पाया जाता है और इनसे इस प्रकार से ये हो गई हमारे सिल्क की बात। तो ये हमारा दो प्रकार का सिल्क, पहले हमने भौतिक रासायनिक विशेषताएं की, फिर सिल्क के प्रकार की। सिल्क है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्पादित रेशम और दूसरा होता है स्वनिर्मित। उत्पादित रेशम जिनको खेती की जाती है व्यावसायिक स्तर पर, वो होते हैं उत्पादित रेशम। इससे लपेटा हुआ और कटा हुआ दो प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। लपेटा हुआ मतलब लंबे रेशों से प्राप्त किया होता है और कटा हुआ जो कोकूनों को अगले फर्दर उसके लिए पाला जाता है, वो फाड़कर जब निकलते हैं तो उनसे छोटे छोटे रेशे निकलते हैं। तो उन्हीं से इस रेशम को कटे हुए को व्यर्थ रेशम भी कहा जाता है। छोटे रेशे होते हैं और इनसे लो क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। इनको और किसी रेशों के अंदर ब्लेंड कर दिया जाता है, मिश्रित कर दिया जाता है। स्वनिर्मित रेशम है, उसे जंगली रेशम भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, मूंगा, एरी और टसर। और ये है जो रेशे होते हैं, ये इनके जो कीड़े हैं वो अरंडी, बबूल और ओक के पेड़ पर पाए जाते हैं और मुख्यतः इनके रेशों से भूरे रंग के रेशे प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।